लास्ट में जो सवाल बॉबी देओल का कैरेक्टर समर एक साइड कैरेक्टर या फिर एक कैदी से जो कि नया नया आया था उससे पूछता है, वो एक्चुअली में डायरेक्टर का सीधा सवाल हमसे यानी कि ऑडियंस से होता है कि सारी कहानी बताने के बाद और तुम्हारे उसे देखने के बाद अब तुम बताओ कि क्या समर ने उस लड़की का रेप किया था या फिर नहीं। और इस सवाल का जवाब देना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम्हें लगता है, और यही अनुराग कश्यप चाहते थे। दरअसल इसे मॉरल डिलेमा कहा जाता है जो कि बंदर मूवी में क्रिएट करने की कोशिश की गई है। खैर, तो मैंने ये तय किया है कि अब से मैं घटिया फिल्मों को फुल्ली अवॉइड मारने की कोशिश करूंगा। हम सिर्फ उन्हीं फिल्मों का एनालिसिस करेंगे जो कि एनालिसिस करने के लायक है, और मैं उन्हीं फिल्मों की बात कर रहा हूँ जो कि थिएटर में लगी हुई हो। लेकिन जो फिल्में थिएटर में आके जा चुकी है उन घटिया फिल्मों की मैं बात कर सकता हूँ अगर मुझे किसी अलग टॉपिक पे बात करनी हुई तो। वैसे बंदर है ना, वो नॉर्मल फिल्म नहीं है, बल्कि इसको पूरा देखने के बाद मुझे ये समझ में आया कि इसे काफी आर्टिस्टिक चॉइस के साथ लिखा गया है। अनुराग बॉलीवुड की टिपिकल टेम्पलेट से कुछ हटके डिफरेंट ट्राई कर रहे थे, इसलिए इसमें ना तो टिपिकल प्रोटैगोनिस्ट और ना ही एंटागोनिस्ट है, और ना ही इसकी एंडिंग और स्टार्टिंग रेगुलर फिल्मों जैसी है। अब इसका नाम बंदर क्यों रखा गया इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि यही मूवी की थीम है, मतलब की कोर सवाल जिस पे ये पूरी फिल्म टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले डायरेक्टर का जो इस फिल्म को लेकर अप्रोच है, जो कि इस फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाता है, उस पे बात करते हैं। तो एज ए ऑडियंस हमारी ऐसी थिंकिंग डेवलप हो चुकी है कि मूवी में एक हीरो और एक विलन होता है। अब कौन हीरो होगा और कौन विलन होगा ये हमें उनके कारनामों से ही पता चलता है, या फिर यूं कह लो कि हम उनके कामों से ही उन्हें फिल्म में जज करते हैं। अब इसी चीज का यूज डायरेक्टर ने हमें डाइवर्ट करने के लिए किया, क्योंकि हमें बॉबी देओल के कैरेक्टर समर की घिसी पिटी जिंदगी दिखाई जाती है कि कैसे वो शादियों में गाना गाता है और वहाँ पे भी उसे कोई सुनना नहीं चाहता। उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ घूम रही है, नौकर को वो पैसे नहीं दे पा रहा है, खुद का इलाज करने के लिए भी उसके पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। तो उसे पुलिस के रेप केस में पकड़ने के बाद हम यही सोचने लगती है कि वही हीरो होगा, क्योंकि सदियों से सिनेमा में हीरो के साथ यही होता आया है। और डायरेक्टर ने जानबूझ के स्क्रीन प्ले के साथ खेलकर हमें लास्ट में दिखाया कि समर विक्टिम नहीं है, उसके साथ गलत नहीं हुआ है, शायद उसने गायत्री के साथ गलत किया है। देखो, जो स्मार्ट ऑडियंस होती है ना, वो मूवी को फर्स्ट हाफ में ही प्रेडिक्ट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि एक ही पैटर्न की मूवीज उन्होंने 1000 बार देख रखी होती है। एटलीस्ट मेरे जैसों ने तो देखी ही है। इसलिए मर्डर मिस्ट्री में ज्यादातर टाइम हमें ये पता होता है कि खूनी कौन होगा। रिवेंज स्टोरी में हम ये जानते हैं कि मेन विलन को कुत्ते की मौत मरना पड़ेगा, और लव स्टोरी में भी हमें ये पता होता है कि लास्ट में हीरो और हीरोइन मिल ही जाएंगे। और इसलिए अच्छे या फिर आर्टिस्टिक फिल्म मेकर्स हमेशा ये ट्राई करते हैं कि ऑडियंस के इसी स्मार्टनेस को कैसे बीट कर सके, और उनके ऑडियंस के स्मार्टनेस को बीट करने से ना सिर्फ मूवी अच्छी बन पाती है, बल्कि ऑडियंस को चकमा देने के बाद सबसे ज्यादा खुशी ऑडियंस को ही होती है कि क्या कमाल का ट्विस्ट था, क्या कमाल की मूवी थी, क्या कमाल की एंडिंग थी। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑडियंस के बिलीव से खेलो, यानी कि जो वो बचपन से देखते आ रहे हैं उन्हें शुरुआत में वही दिखाओ, लेकिन एंडिंग में उसे चेंज कर दो। जैसे कि शटर आइलैंड में शुरुआत में जब भी टेडी आता है उसके पार्टनर के साथ और सारी मुसीबतों का सामना वो दोनों मिलके करती है, तो हम उसको हीरो समझ लेते हैं और पूरे आइलैंड को उसका दुश्मन, क्योंकि फिल्मों में यही तो होता आया है। बट लास्ट में हमारे बिलीव को जोरों से धक्का लगता है, या फिर यूं समझ लो कि वो टूट जाता है, क्योंकि एडी हीरो नहीं होता, बल्कि वो अपने खुद के लाइफ का और इन सब के लाइफ का विलन होता है, और ये पूरा आइलैंड और वहाँ के सभी लोग हीरो होते हैं जो कि उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसी तरह से शॉशैंक रिडेम्पशन में इसका यूज और अच्छे से हुआ है, क्योंकि वहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी का यूज डायरेक्टर ने किया है, जहाँ शुरुआत में हमें ये फोर्सफुली बिलीव करवाया जाता है ये फिल्म बाकी फिल्मों से डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पे हीरो भी जेल तोड़ के भाग नहीं सकता, लेकिन लास्ट में हमारे उसी फोर्सफुली बिल्ड किए हुए बिलीव को तोड़ा जाता है। और यही चीज बंदर में समर के जरिए भी अनुराग कश्यप ने की है। लेकिन इस फिल्म को मैंने आर्टिस्टिक चॉइस इसीलिए बोला क्योंकि स्टोरी अनसक्सेसफुल आर्टिस्ट समर की नहीं है, ना ही प्यार में धोखा खाए गायत्री की या फिर एक और लड़की की है, बल्कि ये स्टोरी उस जेल की है जिसमें समर को रखा जाता है। और कमाल की चीज यही होती है कि मूवी के लास्ट तक ये चीज समझ ही नहीं पाओगे कि मूवी बदले की या फिर धोखे की नहीं है, बल्कि सेंट्रल जेल की है। और अगर मूवी को तुम इसी तरह से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा, यानी कि इस जेल के पर्सपेक्टिव से पता चलेगा कि अनुराग कश्यप ने शॉशैंक रिडेम्पशन से काफी हेवीली इंस्पिरेशन यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। एंड आई एम श्योर कि शॉशैंक रिडेम्पशन उनकी फेवरेट फिल्म होगी। और मैं भी ये क्या बोल रहा हूँ, शॉशैंक रिडेम्पशन किसको नहीं पसंद, और जिनको नहीं पसंद आई थिंक कि उन्हें उसे फिर से देखना चाहिए। खैर इंस्पिरेशन तो है, लेकिन कॉपी मैं इसको बिल्कुल नहीं बोल सकता।
क्योंकि उन्होंने अपनी अलग स्टोरी को बिल्ड किया है। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि दोनों फिल्मों की थीम अलग है। जहाँ शॉशैंक रिडेम्पशन होप इज गुड और बैड इस सवाल को एक्सप्लोर करती है, वहीं पे बंदर असल में कौन इस फिल्म का असली बंदर है इस सवाल को ब्रूटली एक्सपोज करती है। अब बंदर से इसका मतलब है कि कौन मदारी के इशारों पे नाचने वाला है, यानी कि कौन किसके हाथों की कठपुतली है। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ समीर ही वो बंदर है तो ऐसा नहीं है। दरअसल अनुराग कश्यप ने इन सभी कैरेक्टर्स को इस खूबसूरती के साथ लिखा है कि फिल्म का हर कैरेक्टर किसी न किसी का बंदर है। जैसे कि समर को गायत्री केस में फंसा के नचाती है, उसी तरह से गायत्री को समर ने भी नचाया था। ये पुलिस वाले सिस्टम के बंदर होते हैं। वो जानते हैं कि उनका बड़ा ऑफिसर समर से पैसे मांग के गलत कर रहा है और उन्हें इस बात का बुरा भी लगता है, पर वो उस ऑफिसर के इशारों पे नाचने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। वो ऑफिसर भी बंदर होता है पैसों का। अगर समय ने उसे पैसे दिए होते तो वह समय के इशारों पे नाचता। जेल में आने के बाद भी बहुत सारे ऐसे लोग समर को दिखते हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया था, लिटरली वो बेगुनाह थे, इसलिए न्याय ना मिलने पे एक आदमी सुसाइड कर लेता है। यानी कि डायरेक्टर ने ये दिखाया है कि इस सिस्टम में हर कोई किसी और के हाथों का बंदर है। बस पावर और सिचुएशन ही डिसाइड करती है कि कौन बंदर होगा और कौन मदारी। और अनुराग कश्यप की फिल्में मुझे इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद आती है क्योंकि बंदा एक पक्ष को लेकर बायस नहीं होता, वो खुलेआम सिस्टम को अपने फिल्मों में नंगा करता है। और ये जिगरा हर फिल्म मेकर में नहीं होता। अक्सर मैंने ऐसे फिल्म मेकर्स बॉलीवुड में भरे पड़े देखे हैं जो कि ऑडियंस फिलहाल जिस तरफ झुकी हुई है या फिर जो सत्ताधारी है उनको खुश रखने के चक्कर में अपने फिल्मों में सच को इग्नोर कर देती है। लेकिन अनुराग कश्यप की फिल्मों को देखकर तुम्हें ये महसूस हो जाएगा कि बंदा सिर्फ और सिर्फ सिनेमा को खुश करने के लिए निकला है, बाकी किसी का उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आर्ट को जस्टिस देना चाहता है ये बस। बंदर की एंडिंग ही देख लो, एंडिंग खत्म होने के बाद भी तुम ऐसा फील करोगे कि तुम्हें क्लोजर नहीं मिला, मतलब कुछ तो मिसिंग है। और ये बहुत ही बोल्ड मूव है जो अक्सर हॉलीवुड में तो देखने को मिल जाता है, लेकिन बॉलीवुड में बहुत ही कम लोग ऐसा दिखाने का दम रखते हैं। पर अगेन ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं दिखाया गया है, या फिर अनुराग नमित मल्होत्रा की तरह ये साबित नहीं करना चाहते थे कि हम भी हॉलीवुड के लेवल का कुछ बना सकते हैं। मतलब हमें आर्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हॉलीवुड से टक्कर देनी है। बल्कि ये एंडिंग मूवी के कोर थीम से जुड़ी हुई है, क्योंकि जो सवाल लास्ट में समर एक नए आए किसी कैदी से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने वो क्राइम किया या फिर नहीं, तो ये सवाल सीधा डायरेक्टर की ओर से ऑडियंस के लिए यानी कि हमारे लिए होता है। क्योंकि जो समर ने गायत्री के साथ किया वो भले ही उस समय गायत्री की मर्जी से हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उसने गायत्री को छोड़ दिया और उसे इग्नोर किया, और गायत्री के साथ वो सब करने के 2 दिन बाद ही वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में आ गया। वो चाहता तो गायत्री को अच्छी तरह से हैंडल कर सकता था और गायत्री भी हैंडल हो जाती, उसे देखकर ये साफ पता चलता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी सही नहीं थी और इसीलिए डायरेक्टर ये ऑडियंस पे छोड़ना चाहते थे कि अपने अपने आइडियोलॉजी और ब्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से तुम खुद ये तय कर लो कि यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत है। वैसे मुझसे पूछोगे तो मैं ये स्ट्रांगली मानता हूँ कि यहाँ पे गायत्री सही है और समर गलत। अब तुम कमेंट में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से कौन सही है और कौन गलत है। और टेंशन की बात नहीं है, तुम्हारा जवाब मुझसे अलग भी हो सकता है।